जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द लॉरेंट टॉप क्लासेस में। आज का क्लास है क्लास 10वीं के लिए। जो भी छात्र छात्राएं इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाली हैं 2023 में, उनके लिए यह क्लास बहुत ही आवश्यक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, यह विज्ञान का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 को करा चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल से जाकर देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम 15 क्वेश्चन को करा चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको बता दें, बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कि कहीं पर तार जल जाता है या लग जाता है, तो परिपथ होता है जो वह छोटा हो जाता है, और जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको बता दें, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा छड़ का प्रयोग होता है? नरम लोहे का प्रयोग होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। यह क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। आपको यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, तो आप ज़रूर इसे याद करिए। प्रतिवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? प्रतिवर्ती धारा जनित्र से प्रतिवर्ती धारा ही मिलेगी, क्योंकि जनित्र कैसी है? जो प्रतिवर्ती धारा देती है। तो उसे कैसी धारा मिलेगी? प्रतिवर्ती धारा ही मिलेगी। प्रतिवर्ती धारा को शॉर्टकट में AC लिखते हैं, और दृष्ट धारा को DC लिखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, यह DC, यह बैटरी से ली गई धारा होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसे हम इस क्वेश्चन को पहले ही बता चुके हैं। अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं, जबकि नरम लोहे के विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे के। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो इस्पात के बनाए जाते हैं। इस्पात के बनाए जाते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो यह रंध्रों के द्वारा आता है। तो भाई रंध्र क्या है? पतियों, पौधों के पतियों पर रंध्र का परिभाषा बता रहे हैं। पौधों के पतियों पर बहुत से सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। उन्हीं सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो रंध्र के द्वारा ही पौधे अत्यधिक जल को बाहर निकालते हैं, तथा रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। अगर रंध्र नहीं दिया होता तो कहाँ से होता है? तो यानी पत्ती दिया होता तो पत्ती से होता है, क्योंकि पत्तियों पर ही सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और उन्हीं सूक्ष्म छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन को हम आपको पूरे डिटेल से कराते जाते हैं, पूरे डिटेल से हम कराते जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर दूसरा मिलेगा, BBD गाइड में इसका आंसर दूसरा मिलेगा, टारगेट में इसका आंसर दूसरा मिलेगा। तो वैसे भी क्वेश्चनों का यहाँ पर डाउट क्लियर होता है। यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चनों का कुछ दिनों में सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जो कि डाउट डालते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यह आपको बता दें, यह 3.5 किलो जूल प्रति मोल होती है।
इसे प्रति कहते हैं। 3.5 किलो जूल प्रति मोल कहते हैं ऊर्जा मुक्त होती है। 3.5 किलो जूल प्रति ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से 3.5 किलो जूल प्रति ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह क्वेश्चन याद करने वाला है, इसे आप लोग ज़रूर याद कीजिए। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे चलकर हम वैसे ही क्वेश्चनों का डाउट क्लियर कराएंगे, जो कि ना कि यूट्यूब पर भी आप लोग देखे होंगे कि कई क्वेश्चनों का आंसर गलत बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ करेक्ट आंसर ही कराया जाएगा, जो कि आपके लिए ज़रूरी होगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर ही एकमात्र हमारे शरीर का अंग है जो तेज़ी से विभाजन करते हैं। अर्थात अगर लीवर कहीं पर कट भी जाए तो वह 23 या 24 दिनों में वह अपना रूप ले लेता है, मतलब कि वह भर जाता है। इसमें कोशिका विभाजन, जिसे सेल डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में, इसमें बहुत तेज़ी से होता है। यकृत में ही, लीवर में ही कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण जैसे आप लोग देखते होंगे अगर चमड़ा पर कहीं कट छट जाता है तो वह घाव बन जाता है, पक जाता है, कुछ दिनों तक दवा खाना पड़ता है। लेकिन जब यकृत किसी वजह से वह कट जाता है हल्का सा भी, तो वह अपना 23 से 24 दिनों में अपना वह रूप ले लेता है, यानी वह उसमें तेज़ी से विभाजन होता है और वह जैसा रहता है पहले वैसा ही हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे छिपकली की पूँछ में भी छिपकली के पूँछ में समसूत्री विभाजन होता है। छिपकली के पूँछ में भी समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण आप लोग देखे होंगे अगर किसी छिपकली का पूँछ कट जाता है तो वह कुछ दिनों बाद अर्थात 1 हफ्ते बाद वह अपना पूँछ वापस लेकर आ जाती है, क्योंकि इसमें जो पूँछ होता है उनका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। सेल डिवीजन, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। हमारे शरीर में कोशिका के विभाजन सबसे तेज़ी का किस में होता है? तो यकृत में ही होता है। और छिपकली में बता दें, छिपकली का पूँछ आप लोग देखे होंगे, बचपन में मारे होंगे तो वो पूँछिया गिरा कर भाग जाती है और 5-6 दिन के बाद वो आती है तो वो पूँछ लेकर आती है, क्योंकि उसमें छिपकली के पूँछ में कोशिका विभाजन तेज़ी से होता है, अर्थात उनका पूँछ वापस आ जाता है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ब्रिक जो होता है, ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो ब्रिक को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। किडनी कहते हैं ब्रिक को किडनी कहते हैं, या इसी को गुर्दा कहते हैं। गुर्दा अगर कहीं पे मिले तो समझ लीजिएगा किडनी का बात हो रहा है। ब्रिक अगर कहीं पे मिले तो समझ लीजिएगा किडनी का बात हो रहा है। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो यह उत्सर्जन का हिस्सा है, क्योंकि यह उत्सर्जन का कार्य करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है अमीबा है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? अमीबा है। 25 नंबर क्वेश्चन है अमीबा है। अमीबा क्या है भाई? तो यह प्राणी संभोजी होता है। प्राणी संभोजी अमीबा क्या होता है? प्राणी संभोजी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। अमीबा क्या है? प्राणी संभोजी है। छोटी आंत में 26 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसमें किस रस की भूमिका होती है? उसमें कौन रस की भूमिका होती है? तो पित्त रस की भी भूमिका होती है, अग्नाशय रस की भी भूमिका होती है और आंत्र रस की भी भूमिका होती है। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि इनमें से सभी होगा।
तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो पीत रस की होती है, अग्नाशय रस की भी होती है, आंत रस की भी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो यह रेटिना नियंत्रित करता है। और आपको बता दें कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ही बनता है। लेकिन रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसे आप लोग ज़रूर नोट कीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है और पूछ भी सकता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो यह रेटिना नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अर्थात मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस जैसा व्यवहार करता है? तो यह उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं भाई? जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश, ये रेखा से हम श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश को दिखा रहे हैं। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर, यह त्रिभुज का कार्य यह प्रिज्म है, जब किसी प्रिज्म से होकर यह गुजरता है तब वह अपने सातों अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है तो विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो जब सूर्य के प्रकाश का रंग किसी बाहरी एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस पर्दे को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि प्रकाश इस प्रिज्म से जाकर जब बाहर निकलता है तब इसे बाहर एक पर्दे पर रोका जाता है। तो पर्दे पर ही सूर्य के प्रकाश के सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। पर्दे पर ही सूर्य प्रकाश के सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और इसी पर्दे को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश का अपने सातों अवयवी रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह प्रिज्म है, यह स्पेक्ट्रम हो गया। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के किसका उपयोग होता है, यानी यूज होता है, किसका उपयोग होता है भाई? तो यह प्रिज्म का उपयोग होता है क्योंकि प्रिज्म की सहायता से ही सूर्य के प्रकाश को देखा जाता है। एक पर्दे पर उतारा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि प्रिज्म होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपको बता दें कि श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। इसका राइट आंसर यही होगा। अगर आप लोग ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप है 81 028 77 854। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 81 028 77 854।
अगर आप लोग इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर से फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जा सकते हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि इसी से हम लोग मोटिवेटेड होते हैं कि वीडियो हम लोग कैसे बनाएं, मेहनत सफल रहा या नहीं। ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो भी बताइएगा और नहीं पसंद आया तो भी बताइएगा, ताकि जो कमी है वो कमी को दूर किया जा सके, सुधार किया जा सके, ताकि और बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।